हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 4th चैप्टर शुरू कर रखा है। ठीक है, 4th चैप्टर में हमारे 2-4 टॉपिक कंप्लीट भी हो गए हैं। तो उसमें अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने वेग स्थिरांक पढ़ लिया, वेग स्थिरांक की इकाई पढ़ ली, कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अभिक्रिया की कोटि पढ़ी थी, अभिक्रिया की कोटि पढ़ी थी कल। उसके अंदर हम लोगों ने क्या बताया, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि जो भी हमारी रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, उसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, वही हमारी क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि। अब देखो, अणुओं की संख्या वो नहीं जैसे स्पेशली कोई भी अणु, जितने भी अणु भाग लेंगे वो अभिक्रिया कोटि नहीं होगी। कौन से अणु? जिनकी सांद्रता बदल रही हो, जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा हो। अगर सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तभी वो अभिक्रिया कोटि को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सांद्रता है उनके घातांकों का योग भी क्या कहलाती है? हमारी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने अभिक्रिया कोटि अलग अलग के लिए देखा था। शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया की इकाई देखी थी, फिर प्रथम कोटि के लिए देखा था, फिर द्वितीय कोटि के लिए देखा था। शून्य कोटि के लिए यानी जब n बराबर हमारा 0 था तो वो हमारी क्या कहलाई थी? शून्य कोटि। तो उस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारे नियतांक या फिर वेग नियतांक की इकाई क्या निकली थी? शून्य कोटि के लिए हमने के नोट लिखा था, तो वो क्या निकली थी? मोल लीटर इनवर्स। मोल पर लीटर था तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये किसके लिए इकाई हो जाएगी? हमारी शून्य कोटि के लिए। ठीक है, दूसरा जब हम n बराबर 1 लिख रहे थे तो n बराबर 1 में हमारी कौन सी कोटि की अभिक्रिया बन रही थी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है यानी कि केवल, है ना। हम जैसे जैसे हम लोग लगाएंगे, जैसे जैसे हमारा ये चेंज होगा, n बराबर 0 तो k नॉट हो जाएगा और n बराबर 1 है तो k1 हो जाएगा। तो k1 बराबर हमारा उस टाइम पे देखो k1 रखा था तब हमारा मोल पर लीटर 1 माइनस 1 होके क्या हो गया था? 0। और मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर 0 होगी तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर। तो वहां पर मोल पर लीटर की तो चीज ही हट गई थी, हमारे पास बचा ओनली क्या था? सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स किसकी होती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया की। उसके बाद हमारी कौन सी होती है? n बराबर 2 यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? K2। ठीक है, K2 बराबर के लिए हमने क्या लिखा था? उसके लिए मोल पर लीटर, ऐसी तरह मोल पर लीटर, उसमें 1 माइनस n की जगह क्या रखेंगे? 2 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मोल पर लीटर की वैल्यू क्या आ गई? -1। 1 माइनस 2 यानी कि -1। तो क्या आ गई? देखो, मोल पर लीटर, इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1 और सेकेंड इनवर्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? K2 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोल पर देखो, मोल पर -1, लीटर ऑलरेडी नीचे है, लीटर क्या है? नीचे ना। अब ये जैसे ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगा? -1 और ऑलरेडी उस पर -1 है ही, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। तो लीटर पर तो ओनली 1 आ जाएगा, प्लस वो लगाने की भी जरूरत नहीं है वैसे। फिर क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो ये किसकी इकाई हो गई? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन आता है मतलब 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको कैसे पूछेंगे? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, मैं आपको बता देती हूँ आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि शून्य कोटि या फिर प्रथम या फिर द्वितीय, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि के लिए वेग नियतांक की इकाइयां बताइए। ठीक है, अगर आपको ये दिया गया है तो आप इनसे निकाल सकते हो कोई से भी वैल्यू। आपको शून्य की पूछिए, शून्य की बता दो, प्रथम की पूछिए, प्रथम की बता दो, और द्वितीय की पूछिए तो द्वितीय की बता सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिया होगा? एक यूनिट दे दी होगी। ठीक है, और आपको पूछा होगा कि इसमें आपको अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो आपको देखो कैसे पूछा जा सकता है कि किसी अभिक्रिया को संपन्न होने में 2 सेकंड का समय लगता है।
तथा उस अभिक्रिया का वेग नियतांक .3 सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैं तो ऐसे जस्ट आपको देगी। अब मान लो ये आपके न्यूमेरिकल आ गया, एक नंबर में ही ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, अब मुझे बताना इसमें क्या है। अब आप सोचोगे देखो इसमें दो वैल्यू दी है, एक तो 2 सेकेंड में और एक ये 2.3 सेकेंड इनवर्स दिया है। आपको पूछा क्या है, अभिक्रिया की कोटि, और आपको पता है यूनिट क्या है यहाँ पर, सेकेंड इनवर्स। ज्यादा दूर जाना ही नहीं है 2 सेकेंड में, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि कोई भी अभिक्रिया को संपन्न होने में इतना समय लगता है। हमें मतलब ही नहीं है यहाँ पे कितने सेकंड में संपन्न हो रही है नहीं हो रही है, उस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ क्या है, वेग नियतांक पता है, वेग नियतांक इतना दिया है हमें, और वेग नियतांक की इकाई क्या दी है हमें, ये सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी हमारी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या बता सकते हो, यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया की कोटि वाला जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया कंप्लीट। उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। इनको अच्छे से पढ़ लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग बन ही जाता है हर बार। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद एक ये वाला टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद एक चीज और आती है, छोटा सा टॉपिक हो रहा था अणुसंख्यता। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि जैसे हम लोग निर्धारित करते हैं कि वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, वो क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अणुसंख्यता। अणुसंख्यता क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, कि उस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, उन अणुओं की कुल संख्या ही क्या होती है, अणुसंख्यता। यानी कि हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने अणु पार्टिसिपेट करेंगे, वो टोटल अणु, चाहे वो 1, 2, 3, 4 जितने भी, चाहे उनकी सांद्रता परिवर्तित हो नहीं हो, कोई लेना देना नहीं है। बस इतना चीज ध्यान में रखनी है कि वो अणु भाग ले रहा ना, रिएक्शन होने में वो भाग ले रहा है या नहीं ले रहा, बस उस पर आपको देखना है। तो रिएक्शन में जितने भी अणु भाग ले रहे होते हैं उन कुल अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, हमारी अणुसंख्यता। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है अणुसंख्यता। तो अणुसंख्यता क्या लिखते हैं हम लोग, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या। ठीक है, अणुसंख्यता क्या हो जाएगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, जितने भी अणु भाग ले रहे हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, अणुसंख्यता। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि ए जो है वो क्या बना रहा है, उत्पाद। ए क्या बना रहा है, उत्पाद या प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ पर अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, 1। कितना अणु भाग ले रहा है, 1 ले रहा है। अगर मैंने कह दिया 2A अणु जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पर अणु एक कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। तो ये 2 भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, है ना। ये 2 क्या है, स्टाइक्योमीतीय गुणांक, स्टाइक्योमीतीय गुणांक। यानी कि अणुसंख्यता स्टाइक्योमीतीय गुणांक पर निर्भर करती है, लेकिन कोटि निर्भर नहीं करती है, कोटि का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो यहाँ पर जितने अणु भाग लेने हैं वो उसकी क्या होगी, अणुसंख्यता। तो इस केस में अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, इस केस में अणुसंख्यता हो जाएगी हमारी 2 होगी। अब अगर मैं बोल दूं A प्लस B ये मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तब अणुसंख्यता कितनी होगी, तब भी हमारी अणुसंख्यता कितनी होगी, 2। अगर A प्लस B प्लस C मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगी, 3। अगर 2A प्लस B बना रहे हैं तो प्रोडक्ट, तो 2 अणु इसके 1 अणु इसका, यानी कि तो भी अणुसंख्यता कितनी होगी हमारी, 3। ठीक है, अणुसंख्यता अलग चीज है, अभिक्रिया की कोटि अलग चीज है। ठीक है, अणुसंख्यता अभिक्रिया कोटि में अंतर है, मैं आपको अंतर बता देती हूँ, बता दूंगी अभी क्या क्या अंतर होते हैं। पहले आप चीज को क्लियर करिए, कोटि हमारी क्लियर हो चुकी है अच्छे से कि कोटि क्या होती है। अब अणुसंख्यता क्या होती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या,
जितने भी अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो क्या होती है, उसकी अणु संख्यता। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले यहाँ पर एक है तो एक, यहाँ पर दो अणु भाग ले रहे हैं तो दो, यहाँ पर दो अणु इस प्रकार से अलग अलग हैं तो दो दो भी दो, यहाँ पर तीन अलग अलग हैं तो तीन, यहाँ पर दो एक जैसे है तो भी तीन। ठीक है, तो ये होगी हमारी अभिक्रिया की अणु संख्यता। अब अणु संख्यता के बाद हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या चीज है, अंतर। तो हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग आ जाएगी वो क्या हो जाएगी कि अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में अंतर क्या है। ठीक है, तो कोटि इस साइड लिख देते हैं और इस साइड हमारी क्या है, अणु संख्यता। ओके, अब मुझे बताना, आपको मैंने ये रिएक्शन लिख के दिए 1 2 3 4 5 जो भी। अब मुझे ये बताना, इसको देख के आप बता सकते हो कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, बता सकते हो कि यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि बताओ। यहाँ पर तो चलो हमें दिख रहा है कि एक ही है, ए ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तो अभिक्रिया की कोटि एक हो जाएगी। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक, क्योंकि एक ही अणु है, एक ही अणु तो यही अणु परिवर्तित होगा, इसी की अणु की सांद्रता में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ तो अभिक्रिया, और हो सकता है एक भी ना हो, इसकी अभिक्रिया में बहुत ज्यादा एक्सेस मिल रही हो तो सांद्रता में परिवर्तन हो भी और ना भी, तो भी इसकी भी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण हम ऐसे देख के नहीं लगा सकते कि क्या होगी, प्रैक्टिकली हम लोग देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, पॉसिबल है। यानी कि अभिक्रिया की कोटि का मान प्रयोगों द्वारा क्या हो सकता है, निर्धारित हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अभिक्रिया जो कोटि है वो एक प्रायोगिक राशि है। अभिक्रिया जो कोटि है वो क्या है, एक प्रायोगिक राशि है। प्रायोगिक राशि, इसका मतलब क्या है कि इसका मान प्रयोगों द्वारा संभव है। उसके बाद दूसरी चीज इसके अंदर जो देखते हैं, इसके अंदर अणु संख्यता में ये जो है, ये बता सकते हो ना अणु संख्यता, हमने यही तो देख के निकाली अणु संख्यता कि ए एक है, ये दो है, ये 1 + 1 है और ये 1 + 1 + 1 3 निकल गई, 2 + 1 3 निकल गई। ये हमने देख के निकाली है, देख के निकाले, इसका मतलब इसका मान थ्योरेटिकली पॉसिबल है। तो इसका मान क्या ले सकते हैं हम लोग कि जो अणु संख्यता है वो एक सैद्धांतिक राशि है। सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकली हम उसको देख के बता सकते हैं। तो एक तो मेन अंतर यही हो गया। ठीक है, कि अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक राशि है और ये सैद्धांतिक राशि है। इसको आप लोग प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित कर सकते हैं, इसको हम लोग देख के भी बता सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है ना, कि कितने क्रियाकारक की सांद्रता परिवर्तित हो रही है ना। लेकिन अणु संख्यता जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, अणुओं की संख्या पर। तो हम लोग अभिक्रिया कोटि में दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया की जो कोटि है वो अभिकारक की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्रियाकारक, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर, सांद्रता पर निर्भर होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरे अंतर की बात करें तो अणु संख्यता किस पर निर्भर करेगी, अणुओं की संख्या पर, कितने अणु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अणु संख्यता में हो जाएगा कि ये किसके अणु पर, क्रियाकारक के अणुओं पर, क्रियाकारक के अणुओं पर निर्भर। दो पॉइंट हो गए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, हमने कोटि का, कल मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट नोट बनवाए थे कोटि में। कौन कौन से बनवाए थे, उसमें पहला क्या था कि ये कोई इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक या फिर कोई भिन्नात्मक वैल्यू हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक या भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। दूसरा, स्टोइकियोमेट्रीय गुणांक से कोई रिलेशन नहीं होता। और तीसरा कि सिर्फ प्रैक्टिकली हम उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। एक अंतर तो हमने लिख दिया कि प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करती है। तीसरा जो ये वाली चीज हम लोग लिख रहे थे कि ये सिर्फ एक इंटीजर और भिन्नात्मक राशि होती है। इंटीजर भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, ठीक है, भिन्न भी हो सकती है, 3/2, 1/2 ऐसे भी कोटि निकलती है। लेकिन अणु संख्यता जो होती है वो हमेशा और हमेशा पूर्णांक वैल्यू ही होगी। कैसे कि जैसे मान लो 1 + 1 2 पूर्णांक वैल्यू है, 1 + 1 + 3 पूर्णांक वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग एक अंतर और क्या लिख सकते हैं
कि जो कोटि होती है वो पूर्णांक भिन्न हो सकती हैं। यहां पर क्या लिखेंगे कि अणुसंख्यता सिर्फ पूर्णांक होती है, पूर्णांक राशि है। ठीक है, अणुसंख्यता क्या है? पूर्णांक राशि है। चौथा अंतर क्या होता है? देखो, अभिक्रिया जो कोटि होती है, ये आप आगे जो हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे उसमें डिटेल से हमें पता चलेगा। जब हमें अभिक्रिया की कोटि पता होती है कि SN1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है तो वो 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, तो उससे हम उसकी क्रियाविधि निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अणुसंख्यता से ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो एक अंतर हम ये भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया कोटि से हम लोग क्या निर्धारित कर सकते हैं? क्रियाविधि का निर्धारण किया जा सकता है, और इससे नहीं किया जा सकता। तो हम लोग एक नया अंतर लिख सकते हैं कि अभिक्रिया कोटि से क्रियाविधि का निर्धारण हो सकता है, और यहाँ पर क्रियाविधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो मे बी आई होप समझ आ गया होगा आपको क्या समझाना चाहती कि अणुसंख्यता जो होती है वो क्या होती है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है। अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं वही उसकी क्या होगी? अणुसंख्यता। ए प्रोडक्ट बना रहे हैं 2A तो 2 हो जाएगी, A प्लस A यहाँ पे भी 2, A प्लस A तो 3, यहाँ पर 2 इसके 1 इसका तो 3। अंतर क्या है? इसको प्रैक्टिकल से ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जबकि इसको हम लोग सैद्धांतिक राशि से यानी हम देख के भी बता सकते हैं कि अणुसंख्यता क्या होगी। दूसरा, ये अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, और क्रियाकारक जो होती है इसमें अणुसंख्यता जो होती है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तीसरा, ये कोई भी पूर्णांक या भिन्न राशि हो सकती है, और ओनली अणुसंख्यता ओनली पूर्णांक राशि ही होगी। चौथा, कि कोटि से क्रियाविधि का निर्धारण किया जा सकता है अभिक्रिया की, लेकिन अणुसंख्यता से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये सब समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, देखो अभिक्रिया की कोटि कंप्लीट, लगभग हमारा जो वेग है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें अभिक्रिया की कोटि आ गई है, अणुसंख्यता वगैरह हो गया, अभिक्रिया के वेग पूरा हो गया। जैसे हमने सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ा था ना, कि एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसमें हम लोग किस किस का अध्ययन करते हैं? 3 चीज का। कौन कौन सी का अध्ययन करते हैं? एक तो अभिक्रिया के वेग का, 3 चीजों का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया के वेग का, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का, और अभिक्रिया की क्रियाविधि का। 3 चीजों का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वही शाखा हमारी क्या कहलाती है? रासायनिक बलगतिकी, यानी केमिस्ट्री की वो शाखा जिसमें हम लोग इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। जिसमें से हमने एक चीज हमारा कंप्लीट हो गया, अभिक्रिया का वेग। दूसरा जो हमारा होता है वो आता है अभिक्रिया वेग को, ये नेक्स्ट हेडिंग हमारी, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वेग या तो रिएक्शन का बढ़ जाता है, या फिर वो हम लोग वो फैक्टर अगर ले आते हैं, वो कारक अगर ले आते हैं तो रिएक्शन का रेट पहले से भी क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग को कौन से ऐसे कारक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को फास्ट कर देते हैं, और कौन से ऐसे कारक है जो अभिक्रिया जिस वेग से हो रही है उसको भी स्लो कर देते हैं। नॉर्मली रिएक्शन में हम लोग कुछ फैक्टर्स डालते हैं, जैसे हम लोग कभी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कुछ में तो अभिक्रिया टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा। सांद्रता अगर हम लोग देखें तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिससे क्या होता है? अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। मोस्टली आपके भी बहुत सारे हैं, मोस्टली 4 जैसे फैक्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 के मैं आपको नाम लिख के बताती हूँ। देखो, फर्स्ट जो है वो है अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा आपका आता है ताप। तीसरा आपका होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति। और चौथा आपका आता है क्रियाकारकों व उत्पादों की प्रकृति।
मोस्टली देखो और भी बहुत सारे हैं, दाब है, सतही क्षेत्रफल है और विकिरण है, ऐसे 4-5 और हैं आपके जो इनके वेग को प्रभावित करते हैं, बट वो इतना नहीं कर पाते। मोस्टली ये फैक्टर जो होते हैं वो वेग जो वेग है अभिक्रिया के वेग उसको ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जब हम अध्ययन करते हैं वो अभिकारकों की सांद्रता। ऑलमोस्ट हम इसका अध्ययन कर भी चुके हैं, पूरा अभिक्रिया की कोटि जब हमने पढ़ी उसमें भी हम लोगों ने देख लिया। अभिकारकों की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग ने कौन सा नियम पढ़ा था, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। देखो सबसे पहला जो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अभिकारकों की सांद्रता के बारे में। ठीक है, कि अभिकारकों की सांद्रता क्या इफेक्ट डालती है अभिक्रिया के वेग पर। तो आप लोग खुद सोच के देखो, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है ना। यानी कि अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती हो गया, सांद्रता के। यानी जैसे जैसे हम सांद्रता बढ़ाएंगे अभिकारकों की, वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। यानी यहाँ पर ये डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, समानुपाती होते हैं। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया नियमानुसार क्या होता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होता है किसके, क्रियाकारकों की सांद्रता के। प्रयोगों द्वारा निर्धारित करके बाद में हमने ये भी लगाया था कि सांद्रता के n पावर के समानुपाती होता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है तो समानुपाती। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग सांद्रता के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब क्या चीज है, इसका मतलब ये है कि अगर हम क्रियाकारकों की सांद्रता को बढ़ाते रहेंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होता रहेगा, फास्ट होता रहेगा। ठीक है, यानी जितने ज्यादा हम अभिक्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ेंगे उतना हमारा अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा जो फैक्टर है वो है अभिकारकों की सांद्रता। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या होता है, इस नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम अनुसार अगर हम अभिक्रिया वेग बढ़ाते हैं, अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रियाकारकों की सांद्रता के। तो क्रियाकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एक पॉइंट हमने आज अपना क्लियर कर लिया, क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। उससे आगे के बहुत सारे पॉइंट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इतने आप अच्छे से पढ़िए।